बाद में ये मत कहना कि खाने का टेस्ट खराब हो गया। हाँ हाँ भाई हाँ अंजलि, जैसे वो कहता है वैसे ही तुम रेसिपी कर लो, वरना क्या है बाद में वो नाराज हो जाएगा ना। शेखर, आजकल ये आशीष तो ऐसे नाराज होने लगा जैसे कोई लड़की हो। भाई आशीष, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी कोई यार ये लड़की भी पागल है यार। क्या जरूरत क्या है ये सब करने की? तुम जिससे बात करती हो उसकी तरफ देख के बात करने की जरूरत है क्या? बिना देखे बात नहीं कर सकती तुम, पागल। क्या देख रही हो? कुछ नहीं, मम्मी की याद आ गई। वो भी ऐसे ही जब मेरा हाथ कटता था तो बहते नल के पानी के नीचे लगा देती थी और फिर बहुत डांटती थी। बहुत करीब थी ना तुम अपने मम्मी से। हाँ, हम तीनों ही तो थे। मेरी बहन बहुत छोटी थी, मैं 10-12 साल की थी। मैंने ही मम्मी की देखभाल की, इसीलिए तो वो हमारी इतनी अच्छी देखभाल कर पाई। क्या मतलब? तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने अपने मम्मी की देखभाल की इसलिए उसने तुम्हारी देखभाल की? नहीं शेखर, दुनिया में माँ और बच्चे का ही तो एक ऐसा रिश्ता है जिसे कोई भी किसी नफे नुकसान के तराजू में नहीं तोल सकता। तो फिर? पापा के मरने के बाद मम्मी बिखर चुकी थी। अगर मैं उन्हें नहीं संभालती तो वो हमें नहीं संभाल पाती। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनकी जिम्मेदारी एक 10-12 साल की उम्र की लड़की पर आ गई है तो वो संभल गई। दरअसल सक्सेसफुल लीडरशिप की भी यही क्वालिटी होती है। बस एक बार आप अपना काम करके सामने वाले को बता दीजिए, उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चाहे उससे छोटी मोटी गलतियां हो भी जाएं, लेकिन उसके आसपास लोग हैं जो उसका साथ देंगे। मेरी मम्मी को भी इसी बात का कॉन्फिडेंस है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उनकी अंजलि हमेशा उनके साथ रहेगी। इसी वजह से वो हमारी देखभाल भी कर पाई। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। काश मैं भी अपने घर वालों को ये कॉन्फिडेंस दे पाता। शेफाली, क्या है पापा? इधर आओ बेटा। पापा आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए, आई एम इन अ हरी। शेफाली बेटे, कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। दरअसल उसी सिलसिले में मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। प्लीज पापा, मैं आपसे हमेशा कहती आ रही हूँ कि मुझे ये घर में नहीं रहना। मैं ये घर पसंद नहीं करती हूँ पापा। आपके मजबूर करने के कारण मैं ये घर में रह रही हूँ। एक बात साफ साफ बता दूँ, मैं इस घर में खुश नहीं हूँ। बेटे, अगर सोसाइटी में रहना है तो सोसाइटी के कायदे कानूनों को मानना पड़ेगा और उसी तरह जीना पड़ेगा जैसे सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है। किस सोसाइटी की बात कर रहे हैं आप पापा? अगर सोसाइटी हमसे ये एक्सपेक्ट करती है कि हम उनके कायदे कानून के मुताबिक चलें, तो उनका भी फर्ज बनता है वो हमें वो सब दे जिनके हम हकदार हैं। सोसाइटी ने तुम्हें क्या नहीं दिया बेटा? एक नॉर्मल परिवार, एक नॉर्मल परवरिश, माँ बाप जो साथ साथ एक छत के नीचे रहे, एक नॉर्मल बचपन। हमारी गलतियों के लिए तुम कब तक हमें दोषी ठहराती रहोगी? जिंदगी भर। और हमारे मर जाने के बाद क्या करोगी? तब का तब देखूंगी मैं। तुम हद से बढ़ रही हो शेफाली। ठीक है, कल रात को जैसे आपके रूम में हंगामा हुआ, यहाँ गार्डन में भी कर लेते हैं। अगर मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी आपको वो पसंद नहीं होगा। तुम क्या कर रही हो? बाहर। बाहर कहाँ? दोस्तों से मिलने। किन दोस्तों से मिलने? प्लीज पापा, आप मुझसे ये क्यों पूछते हैं जब आपको पता होता है मेरे दोस्त कौन है, मैं क्यों जा रही हूँ? वापस कब आओगी? शाम तक। एक्सक्यूज मी मैम,
Oh, better. थैंक यू. Just give it a few moments, huh? Let me finish this. हाँ, बोलो. मैडम, अपने बिजनेस को लेकर कुछ सजेशंस है मेरे. बोलो. मैडम, ग्लोबल ट्रैवल्स अकाउंट में जितना हम कमाते नहीं है उससे कई ज़्यादा खर्च कर देते हैं. हाँ, मैं जानती हूँ हरीश, लेकिन जब हम साल के आखिर में बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तब इवन आउट हो जाता है पूरा. मतलब हम लोग मुनाफा नहीं कमाते, लेकिन नुकसान भी नहीं होता. नुकसान हमें पैसों के तौर से नहीं हो रहा मैम, मैन पावर के तौर से हो रहा है. 5 टैलेंटेड और क्वालिफाइड लोग हमने इस अकाउंट को हैंडल करने के लिए लगा रखे हैं. मानता हूँ कि उनकी तनख्वाह इसी अकाउंट से निकलती है, मगर मैं समझता हूँ कि अगर यही टैलेंट, यही मैन पावर हम किसी और अकाउंट में लगाएं तो कहीं ज़्यादा मुनाफा होगा हम लोगों को. नहीं हरीश, देखो, ग्लोबल ट्रैवल्स हमारा सबसे पहला अकाउंट है. हमारी शुरुआत वहीं से हुई थी, इसलिए वो हमें कुछ पैसा कमा के दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, हमारा घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बातें मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती. हर अच्छी चीज़ का एक ना एक दिन तो अंत होता ही है. ये कुदरत का नियम है मैम. और अगर हमें आगे बढ़ना है तो आपको अपनी पुरानी सोच से बाहर निकलना पड़ेगा और एक नए माहौल में कदम रखना पड़ेगा. मैडम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी एजेंसी की ये है कि हम पूरी तरह ग्लोबल ट्रैवल्स को कमिटेड हैं. अगर यही कमिटमेंट हम इंडिया इंटरनेशनल को दें तो हम काफ़ी मुनाफे में रहेंगे. वेल, मैं इसके बारे में सोचूंगी. मुझे सारे नुकसान और फ़ायदे ज़रा वापस एक बार तोल कर देखने पड़ेंगे. लेकिन फ़िलहाल मैं सोच भी नहीं सकती इसके ऊपर, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे अलग टेंशन्स हैं. मैडम, मेरे एजेंडा में आपसे डिस्कस करने के लिए अगला पॉइंट यही था. थैंक्स हरीश, लेकिन वो सारे पर्सनल टेंशन्स हैं, उसके बारे में तुम कुछ नहीं कर सकते. हो सकता है कि अगर आप मुझे खुल के बताएं तो शायद आपका मन हल्का हो जाए. हरीश, मैं अपने प्रॉब्लम्स के बारे में कभी किसी से बात नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात की ना, तो पल भर के लिए मुझे राहत मिलती है, लेकिन उस पल मैं अपने प्रॉब्लम्स भूल जाती हूँ और फिर वो राहत मुझे बहुत महंगी होती है. वो पल मैं अफोर्ड नहीं कर सकती. और फिलहाल मैं एक भी पल ऐसा नहीं है मेरी ज़िंदगी का, मेरे प्रॉब्लम्स का, जो भूलना अफोर्ड कर सकती हूँ, क्योंकि वरना ये जो लड़ाई जो मैं लड़ रही हूँ ना, उसे हारने का खतरा पैदा हो जाता है. मैम, आज तक आप अपनी कोई भी लड़ाई हारी? एक भी नहीं. Anyway, हम कैसी बातें कर रहे थे? हम आपकी बात कर रहे थे मैम. हम जितना सोचते हैं उससे कई ज्यादा है हमारे रिश्ते में. नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती. शायद तुम गलतफहमी में हो. एनीवे, एक बात मैं कहना चाहूंगी हरीश, कि अपने कमजोर पलों में भी मैं किसी के भी सामने किसी भी चीज के लिए घुटने नहीं टेकती. भले ही उस चीज से आपको फायदा हो रहा हो, तब भी नहीं. तब भी नहीं.
शिखा, हाय। शिखा, कहाँ जा रहे हो? जहन्नम में हाथ मत लगाओ मुझे इस पर। शिखा, ये तो हद हो गई यार। मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछने आया हूँ कि तुम 2 दिन से हमारे घर क्यों नहीं आई, और तुम होगी बदतमीजी से पेश आ रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे घर क्यों नहीं गई? हाँ, मुझ में ये हिम्मत है कि मैं तुमसे ये सवाल पूछूं। मुझ में तो तुमसे दोस्ती करने की भी हिम्मत थी। तुम ही तो आए थे मेरे पीछे पीछे भागते हुए और ये कहते हुए कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूं। तो अब अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने का मतलब क्या होता है, आज मेरी ये हालत हरगिज नहीं होती। मैं तो तुम्हें अपना नाम तक नहीं बताती, दोस्ती करना तो दूर की बात है। इसका मतलब है कि बेचारी शिखा नैयर फंस गई। हाँ, मैं फंस गई हूँ। एक ऐसे इगोइस्टिक आदमी के साथ फंस गई हूँ जिसे अपना दोस्त मानने की गलती कर बैठी। और वो आदमी तो इस बात पर तुला हुआ है कि मेरे ख्वाब किसी भी कीमत पर सच ना हो। लेकिन मैं तुम्हारे ख्वाबों के आड़े कब आया हूँ? क्यों? उस दिन जब मैं डॉक्टर दिवाकर जोशी को किताब लौटाने गई थी, उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी कि मैं खुद को उनके सामने बेवकूफ साबित कर सकूं, ताकि बाद में वो मुझ पर हंस सके। ऐसी बात नहीं है शिखा। उस दिन डीजे खुद तुमसे बात करना नहीं चाहते होंगे। नेचुरली, क्योंकि तुमने उन्हें बता दिया होगा कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, कि तुमने मुझे चैलेंज किया है कि मैं उनके प्यार को जीत कर दिखा दूं। और वो तो तुम्हारे भाई है, वो तो वही करेंगे जो तुम चाहते हो। पर इस समय बेइज्जती किसकी हुई पता है? किसकी? मेरी और किसकी? शिखा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उस दिन जो हम दोनों के बीच में बातें हुई थी उसके बारे में मैंने डीजे को कुछ नहीं कहा। यार मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ जितना कि तुम समझती हो। तो फिर उस दिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया? उन्हें लगा होगा कि तुम सचमुच मुझसे मिलने आई हो। हाँ, क्योंकि तुमने बेवकूफों की तरह बता दिया होगा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मैंने कहा ना शिखा, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट वो तो मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या? लेकिन तुम डरो मत शिखा, मैंने उनसे कह दिया मैं तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो? नहीं शिखा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारी फिक्र रहती है मुझे, लेकिन मैं तुम्हें उस तरह से प्यार नहीं करता। लेकिन एक और बात है शिखा, अगर कभी भी जिंदगी में तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे हमेशा अपने करीब पाओगी, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो शिखा, बहुत अच्छी। सच? हाँ, लेकिन अगर डीजे तुमसे उतना ही प्यार करने लगे ना जितना तुम उनसे करती हो, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, समझी? क्योंकि इस दुनिया में तुमसे ज्यादा खूबसूरत और अच्छी लड़की उन्हें नहीं मिल सकती, कभी नहीं। थैंक्स सनी। सर, शिखा, तुम? I love you. क्या? I love you. शिखा? पागल लड़की। हेलो प्रिया, हाउ आर यू? मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? हाय अंकल, आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। क्या बात है, आज हमारी प्रिया इतनी मायूस कैसे लग रही है? कोई प्रॉब्लम है? वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा है अंकल, लेकिन एक प्रॉब्लम मेरे दिमाग में घूम रही है, वो मुझे मायूस कर देती है। अरे प्रिया, तुम्हारी जैसी बहादुर लड़की जो सर उठाकर जमाने से लड़ने को तैयार है, वो छोटी छोटी मुसीबतों से कैसे घबराने लगी? आपसे बात करके मुझे ऐसा लगता है अंकल, जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बल्कि आप मुझे अगर नहीं मिले ना कुछ दिन,
तो मैं मायूस होने लग जाती हूँ। एक्चुअली मेरे पास और कोई है भी तो नहीं जिसके साथ मैं अपने दुख बांट सकूं, अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें बता सकूं। एक आप ही तो है जो मेरी हर बात जानते हैं और मेरा दुख बांटते हैं। आपको अपने मैं दिल की बात बताती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सारे टेंशन दूर हो गए हैं। जब तुम मुझे अंकल बुलाती हो तो अपने इस अंकल का तुम्हें पूरा फायदा उठाना चाहिए। मुझे अपने रियल अंकल की तरह तुम्हें ट्रीट करना चाहिए। तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारा वेल विशर, तुम्हारे भले के बारे में हरदम सोचता हूँ और हरदम सोचता रहूंगा। थैंक यू अंकल। ये लीजिए अंकल, ये 1 लाख रुपए है। एक्सपोर्ट ऑर्डर में जो हमें नुकसान हुआ था, ये पैसे उसे पूरा कर देंगे और इसके बाद हमारे सिर पर किसी का कोई कर्जा नहीं रहेगा। तुमने बहुत अच्छा किया प्रिया। अब हम अपनी एग्जीबिशन बहुत आसानी से कर सकते हैं और हमारे जो स्पॉन्सर है ना, उन्हें तुम्हारा वुडन आर्टिफैक्ट का सिलेक्शन बहुत अच्छा लगा। उन्होंने आधा सामान पहले ही खरीद लिया है। थैंक गॉड। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी अंकल। जो एग्जीबिशन के एडवांस मिले थे वो तो कर्जा चुकाने में पूरे लग गए और बाकी के 1 लाख रुपए मुझे दीपक ने दे दिए। अगर दीपक मुझे पैसे न देता तो वो 50,000 रुपए मेरे सर के ऊपर तलवार की तरह लटक रहे होते। ये दीपक ने बहुत अच्छा किया वैसे प्रिया। हाँ सच। वैसे मैं दीपक से पैसे नहीं लेना चाहती थी क्योंकि मुझे मालूम था उसके पापा उससे 1000 सवाल करेंगे। पैसे क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या जरूरत है। पर दीपक माना ही नहीं, उसने जिद की और मुझे ये पैसे दे दिए। पता है अंकल, इन पैसों की वजह से उसका अपने पापा से खूब झगड़ा हुआ। आप ही सोचिए अंकल, दीपक उस कंपनी में बराबर का पार्टनर है लेकिन उसे सिर्फ 60,000 रुपया महीना मिलता है। वो भी उसके नाम से नहीं, उसकी बीवी के नाम से। उसके हाथ में कुछ नहीं लगता। उसके पापा को लगता है अगर दीपक के हाथ में पैसे दे देंगे तो वो सारे लाकर मुझे दे देगा। उन्हें क्या लगता है कि हमारी प्रिया दीपक के भरोसे? दीपक के पापा को तो यही लगता है कि मेरी नजर दीपक के पैसे पर है। इस बार भी जब दीपक लड़ झगड़ कर पैसे लेकर आया होगा तो उन्होंने यही सोचा होगा। बड़ी बेवकूफों जैसी बातें करते हैं ये लोग। खैर, मैं चलता हूँ ताकि ये पैसे जल्दी से जल्दी वापस कर सकूं। बाय अंकल। प्रिया, तुम बहुत अच्छी इंसान हो। इन छोटी छोटी मुसीबतों के चक्कर में अपने आप को कहीं बदल ना देना। बाय प्रिया। बाय। थैंक गॉड, मेरी जिंदगी में कम से कम आप तो हैं अंकल। आपसे बात करने में मुझे कोई झिझक नहीं होती। पूरा भरोसा है आप पर। डॉक्टर दिवाकर जोशी, आई लव यू। मैं यहाँ हूँ। आई लव यू। सूरज की किरण से मेरे कान मानो शर्म से लाल हो गए। आई लव यू। हेलो। हेलो निशा, मैं खुराना बोल रहा हूँ। तुम इस वक्त मुझसे बात कर सकती हो? हाँ खुराना साहब बोलिए। आसपास कोई नहीं है। निशा, तुम्हें वो एक्सपोर्ट डील याद है? उस एक्सपोर्ट डील में प्रिया को जितना भी नुकसान हुआ था उसने आज बैंक को सारे पैसे वापस दे दिए। और जानती हो वो पैसे उसे किसने दिए? दीपक? हाँ दीपक। निशा, प्रिया ने मुझे खुद ही बताया
उसने तो यहां तक कहा कि दीपक ने जो कंपनी से पैसे उठाए हैं उसके बारे में वर्मा साहब को सब कुछ मालूम था। क्या? मेरा यकीन मानो निशा, प्रिया और दीपक की रिलेशनशिप वर्मा साहब को शायद पसंद ना हो, मगर ये मानने की भूल कभी ना करना कि उनको इस रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं। यानी पापा को सब कुछ मालूम है और उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा? हाँ निशा, मैं प्रिया के घर से आकर सीधा तुम्हें ही फोन कर रहा हूँ और तुम ये माने बैठी हो कि दीपक के माँ बाप को कुछ पता ही नहीं, जबकि हकीकत ये है कि ये सब उनकी मिली भगत है। मैं पापा से साफ साफ पूछूंगी, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम्हें वर्मा साहब के पास तुरंत जाना चाहिए, ये तो हद है। भगवान ना करे कि कल ऐसा हो कि वो अपने रास्ते से हटाने के लिए तुम्हें कुछ भी कर सकते हैं। खुराया साहब, मैं कल ही दीपक के ऑफिस जाती हूँ। बाय।